नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहें कि एक अकेला सब पर भारी, और ये बात उन्होंने संसद में कही। संसद में बजट सत्र में चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एक अकेला सब पर भारी, यानी मैं नरेंद्र मोदी पूरे विपक्ष पर भारी हूं। लेकिन हालात क्या है? हालात ये है कि एक अकेला जरूर सब पर भारी है, पर वो सब पर भारी व्यक्ति नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि राहुल गांधी है। कैसे? इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज इस देश में संसद के बजट सत्र में, भारतीय संसदीय इतिहास में बजट सत्र के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी ही सदन नहीं चलने दे रही, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्यादा हंगामा कर रहे हैं और चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई कैसे भी करके टलती रहे। लगातार हर रोज संसद की कार्रवाई टल रही है, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। बजट सत्र में ये दूसरा दौर है संसद का, लेकिन संसद में चर्चा हो ही नहीं रही। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के सदस्य संसद में और बीजेपी के नेता ही संसद के बाहर भी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। लेकिन राहुल गांधी माफी मांगने कहाँ? राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए क्या अपनी बात कहने का वक्त ही नहीं मिल रहा? उन्होंने लोकसभा में, जहां के वे सदस्य हैं, स्पीकर से कहा कि मुझे बोलने का मौका दीजिए, लेकिन राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। अब राहुल गांधी कहां माफी मांगे? क्या घंटाघर चौक पे जाके माफी मांगे या झंडे वाला चौक पे जाके माफी मांगे? उन्हें माफी तो सदन में मांगनी है। वो कह चुके हैं कि मैं अपनी बात सदन में कहूंगा, क्योंकि मैं लोकसभा का सदस्य हूं और चार मंत्री मुझ पर इल्जामात लगा चुके हैं, इसलिए मेरा दायित्व है कि मैं ये बात संसद में कहूं। तो सवाल यह कि राहुल गांधी लोकसभा में अपनी बात नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे? बीजेपी के सांसद भी और मंत्री भी तो यही मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे। तो राहुल गांधी अपनी बात कहने के लिए संसद में बोलना चाहते हैं, लेकिन लोकसभा के स्पीकर उन्हें बोलने का वक्त नहीं दे रहे हैं। एक दिन जब वे लंदन से लौटे, तब पहले दिन वे संसद में प्रवेश किया उन्होंने। 2 बजे संसद की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई और 2:01 पर सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। यानी राहुल गांधी संसद के अंदर आए और कार्रवाई स्थगित। तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी से ये सरकार बहुत खफा है, बहुत डरी हुई है, ऐसा ऊपरी तौर पर लगता है। हालांकि कहा इसका उल्टा जा रहा है। बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी की आला कमान ने अपने तमाम नेताओं को कह दिया है कि वे राहुल गांधी के खिलाफ जो भी कहना चाहें, जो भी विश्वमन भी करना चाहें तो वे करें। और बीजेपी के तमाम नेता इस बात के बड़े आतुर हैं कि उन्हें कम मौका मिले और वे राहुल गांधी के बारे में उलझलूल कहें। निशिकांत दुबे हों, रविशंकर प्रसाद हों, भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर हों या मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हों, सब राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं और राहुल गांधी के खिलाफ कुछ न कुछ बोल रहे हैं। तो अब हम ये बात करें कि आखिर राहुल गांधी से माफी मांगने की बातें क्यों कही जा रही है? आखिर राहुल गांधी ने लंदन में ऐसा क्या कह दिया कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, या उन्होंने ऐसी कौन सी बात कही कि हमारा लोकतंत्र उससे शर्मिंदा हुआ? दरअसल लंदन में राहुल गांधी ने 5 बातें मुख्य तौर पर कही थी। आइए उन सभी बातों पर एक मिनट में चर्चा कर लेते कि क्या वे मुख्य बातें थी और उन्हें किस तरह से बताया जा रहा है। राहुल गांधी ने लंदन में जो बात कही वो ये कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। उसके मायने उन्होंने ये बाद में एक सभा में भी कहा और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं कि वे ही भारत है, जबकि भारत का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस नहीं है। भारत का मतलब यहाँ के 140 करोड़ जनता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, कानून द्वारा, संविधान द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वे भारतवर्ष नहीं है, न ही वे भारतवर्ष हो सकते हैं। तो ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोलना
यानी भारत के खिलाफ बोलना, ये बात ठीक नहीं है। इस बात को राहुल गांधी ने बड़े खुलकर अलग अलग शब्दों में रेखांकित किया। दूसरी बात राहुल गांधी ने कही कि संसद, न्यायपालिका और चुनाव आयोग की गतिविधियां जिस तरह संचालित की जा रही हैं वे उचित नहीं है लोकतंत्र के लिए। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में हम जाते हैं, हम बोलते हैं तो हमारे भाषणों को हटा दिया जाता है, माइक को म्यूट कर दिया जाता है। और ये बात राहुल गांधी के कहने के बाद, लंदन में कहने के बाद, बजट सत्र पर चर्चा के दौरान फिर देखने को आई, जब लोकसभा में स्पीकर के इशारे पर सदन की कार्रवाई संसद टीवी में म्यूट कर दी गई। और पूरी कार्रवाई जब लोगों ने यह मांग की कि राहुल गांधी को बोलने दो, राहुल गांधी को बोलने दो, राहुल गांधी को बोलने दो, तो सदन की कार्रवाई म्यूट कर दी गई। साफ है कि राहुल गांधी क्या कहना चाहते थे। राहुल गांधी ने दूसरी बात कही, हमारी न्यायपालिका पर खतरे की बात कही। उसका मतलब ये थी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस रिटायर होने के बाद कोई राज्यपाल नियुक्त हो रहा है, कोई राज्यसभा में मनोनीत हो रहा है, तो इसका आशय यह कि संसद में आने के लिए या राज्यपाल बनाने के लिए माननीय न्यायाधीशों को लालच दिया जा रहा है कि अगर वे सरकार के पक्ष में अपना रवैया रखेंगे तो उन्हें भारत में या तो राज्यपाल बनने का मौका है या वे राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। तीसरा सवाल उन्होंने उसी क्रम में चुनाव आयोग के बारे में कहा। उन्होंने कहा चुनाव आयोग हमारी संस्था है, लेकिन चुनाव आयोग चुनाव की तारीखें तय करते वक्त ये बात का ध्यान रखती है कि प्रधानमंत्री कब फ्री हैं और कब उन्हें चुनाव प्रचार के लिए पर्याप्त मौका मिले। ये तो आप जानते हैं कि भारत में नरेंद्र मोदी न केवल प्रमुख नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र हैं, बल्कि वे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चुनाव प्रचारक भी हैं। चाहे किसी भी स्तर पर चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, स्थानीय चुनाव हो, पूर्वोत्तर में चुनाव हो, हिमाचल में चुनाव हो, कहीं भी चुनाव हो, उन्हें जाना ही जाना है प्रचार। राहुल गांधी ने लंदन में कहा था कि चुनाव आयोग की गतिविधियां इस तरह से संचालित होती हैं कि मानो वो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लाभप्रद है। इसका तरीका उन्होंने ये बताया था कि जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव की तारीखें तय होती हैं, तो चुनाव आयोग इस बात का ध्यान रखता है कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार में असुविधा तो नहीं हो रही है। यानी चुनाव का तमाम कार्यक्रम इस तरह बनाए जाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि बीजेपी के मुख्य चुनाव प्रचारक भी हैं, उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। और तीसरी बात राहुल गांधी ने बड़े जोर शोर से कही थी, वो ये, राहुल गांधी ने आरएसएस को कट्टरपंथी संगठन बताया था और ये कहा था कि आरएसएस की विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की नहीं है, वो एक धर्म विशेष के लोगों को ही साथ लेकर चलती है और आरएसएस चाहता है कि दूसरे धर्मों के लोग भारत की मुख्य धारा में शामिल न हो। इस बात को राहुल गांधी ने डिटेल में बताया था। उन्होंने कहा था कि जब हम भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हम पूरे देश में घूम रहे थे, तब हमें ऐसे बहुत से लोग मिले जिन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। जाहिर है राहुल गांधी का इशारा जरूर उस तरफ था कि किस तरह गोवंश को लेकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह गौ माता की रक्षा के बहाने कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है। इसे लेकर उन्होंने बहुत गंभीर बात कही थी। और पांचवी बात राहुल गांधी ने यह कही थी कि हमारे फोन में पेगासस है, यानी हमारी गोपनीयता, हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, इस पर सरकार की निगाहें हैं। सरकार ये गैर कानूनी तरीका अपना रही है, जबकि हम लोकसभा के सदस्य हैं। मेरे फोन में पेगासस होने का मतलब यह है कि मेरी गतिविधियों पर सरकार नियंत्रण रखना चाहती है, निगरानी रखना चाहती है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। ये पांचों मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए थे। नंबर 1, उन्होंने कहा था देश का लोकतंत्र खतरे में है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि संसद, न्यायपालिका और चुनाव आयोग की गतिविधियां संदिग्ध लगती है, उन पर नियंत्रण है, वे स्वतंत्र नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कहा था कि आरएसएस कट्टरपंथी संगठन है। और चौथी बात उन्होंने जोर शोर से ये कही थी कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और पांचवी बात उन्होंने कहा था कि मेरे फोन में पेगासस है। ये 5 बातें राहुल गांधी ने कही थी,
जब उनसे एक व्यक्ति ने सवाल किया कि क्या आपको लगता है कि भारत में लोकतंत्र के सामने आई चुनौती को हल करने में विदेशी कुछ मदद कर सकते हैं या हम लोग कुछ मदद कर सकते हैं, तब उन्होंने बहुत खुलकर कहा कि हमारी समस्या यानी भारत की समस्या या मेरी समस्या, हम अपनी समस्याओं का निपटारा करने में सक्षम हैं, हम खुद उन समस्याओं से निपटेंगे। उन्होंने ये बात भी खुलकर कही कि यूरोप की जितनी आबादी है उससे 3 गुना बड़ा लोकतंत्र भारत है, इसलिए भारत को कोई छोटी मोटी बात मत समझिए। यानी उन्होंने इस बात पर गर्व महसूस किया कि हम भारत के नागरिक हैं। राहुल गांधी के भाषण के बाद, ब्रिटेन में उनके 3 भाषणों के बाद भारत में बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाने की कमर कस ली। ये तय किया गया कि राहुल गांधी को छोड़ा नहीं जाए और बीजेपी के ABCDEF हर श्रेणी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बयान देने लगे। उन्हें लगने लगा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर आज़ादी के लिए बीजेपी की सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए मदद मांग रहे हैं। इस तरह पेंट किया जा रहा है मान लो राहुल गांधी ने कोई देश विरोधी बात कही हो, जबकि उन्होंने देश का मान बढ़ाया ही है। एक बात याद रखिए कि भारत सरकार की आलोचना भारत की आलोचना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि सरकार इस दिशा में ठीक कार्य नहीं कर रही है तो ये भारत की आलोचना नहीं है, ये सरकार की आलोचना है। अगर कोई कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम संतोषजनक नहीं है तो ये भारत की आलोचना नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की आलोचना है। तो इन सारी बातों से बीजेपी इतनी बौखलाई हुई है कि उसने राहुल गांधी के खिलाफ अभियान चला दिया है और बीजेपी के तमाम नेता ये मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगो, तुमने लंदन में क्या कह दिया। और जब राहुल गांधी सदन में पहुंचते हैं ये अपनी बात कहने के लिए, वे लोकसभा के स्पीकर से वक्त मांगते हैं तो लोकसभा का स्पीकर उन्हें वक्त नहीं देता। आप इस बात को ऐसे देखिए कि जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तब भारतीय जनसंघ के एक नेता थे सुब्रमण्यम स्वामी। जब सुब्रमण्यम स्वामी ने इमरजेंसी के दिनों में भारत सरकार की बहुत आलोचना की थी, खास करके इंदिरा गांधी की और उनकी आपातकाल लगाए जाने की। उन्होंने भारत में दमन के खिलाफ भी अभियान चलाया था और वेश बदलकर वे विदेश भी चले गए थे। जब राज्यसभा से उनकी सदस्यता को हटाने के बारे में संसद में प्रस्ताव रखा गया, तब कांग्रेस के नेताओं ने ही कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी पर और आरोप तो सही प्रतीत होते हैं, लेकिन भारत की आलोचना का उनका आरोप या आरोप कि उन्होंने भारत की निंदा की सही नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इंदिरा गांधी की आलोचना की थी, प्रधानमंत्री की आलोचना की थी, इमरजेंसी की आलोचना की थी, लेकिन भारत के लोकतंत्र की आलोचना नहीं की थी। हालांकि देवकांत बरुआ जैसे नेता उस वक्त थे जो कहते थे कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, लेकिन फिर भी जो प्रस्ताव सुब्रमण्यम स्वामी को सदन से हटाने के लिए रखा गया था उसमें से ये पंक्तियां हटा दी गई। बाद में और 2 कारणों से स्वामी की सदस्यता को खत्म किया गया, लेकिन उसमें यह प्रस्ताव शामिल नहीं था कि उन्होंने देश विरोधी कोई बात कही। अब अगर राहुल गांधी के बारे में कोई ये बात कहता है तो ये बात साफ है कि कांग्रेस जितनी लोकतांत्रिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी उतनी लोकतांत्रिक शायद नहीं है, जो अपने खिलाफ आलोचनाओं को सहन नहीं कर सकती। अरे भाई, राहुल गांधी ने अगर आरोप लगाया है कि अडानी और मोदी भाई भाई, अडानी का सरकार ने साथ दिया है, तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री का इतने कमजोर व्यक्ति हैं कि एक व्यापारिक घराने के पक्ष में अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिसमें एक तो क्या सैकड़ों अडानी समा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के लिए अडानी को बचाने की एक कोशिश है, लगती है, इससे लगता है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर, नरेंद्र मोदी के बजाय राहुल गांधी सब पर हावी हैं। भले ही नरेंद्र मोदी अपनी भाषण कला से ये कहे, इस बात को साबित करे कि एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ सारे लोग, नरेंद्र मोदी एक अकेला सब पर भारी, लेकिन लगता यह है कि नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि राहुल गांधी सब पर भारी पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के सामने सिर्फ एक ही विकल्प है, वे किसी भी तरह राहुल गांधी को दबाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से हर मौके पर यह कहा जाने लगा है कि
राहुल गांधी जो कर रहे हैं वे ठीक नहीं है। तो क्या इसका कारण यह है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो अपार जन समर्थन हासिल किया है उससे सत्तारूढ़ पार्टी बौखला गई है? जिस तरह से ममता बनर्जी पर दबाव बनाया जा रहा है, जिस तरीके से अखिलेश यादव पर दबाव बनाया जा रहा है, जिस तरह से दूसरे विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे कहीं से भी राहुल गांधी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मदद न करें, बल्कि कोई ना कोई ऐसा काम करें जिससे कि कांग्रेस पर डेंट लगे, तो ये ठीक होगा। और आप देखिए लगातार पिछले दिनों ममता बनर्जी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, अखिलेश यादव पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है, और वे लोग जो हमेशा बीजेपी के विकल्प की बात करते थे वे अब कांग्रेस के विकल्प की बात करने लगे हैं। केजरीवाल के खासम खास 2 मंत्री अभी तिहाड़ में हैं, सत्येंद्र जैन पहले से ही हैं, और हाल ही में मनीष सिसोदिया भी उनके साथ शामिल हुए हैं। शराब घोटाले के नाम पर उन्हें लगातार जेल में रखा जा रहा है, उनकी जमानत नहीं हो रही है। ये संदेश आम आदमी पार्टी को दिया जा रहा है कि आपने जिस तरह गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की मदद की, आम आदमी पार्टी ने गुजरात में कदम रख के विपक्षी विरोधी वोटों का बंटवारा किया, इससे बीजेपी की जीत आसान हुई। और उसके बाद देखिए केजरीवाल के सुर बदल गए। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में भी आएंगे, हम राजस्थान में भी आएंगे, हम छत्तीसगढ़ में भी जाएंगे। तो अभी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें हैं। इन दोनों राज्यों में 1-to-1 फाइट थी बीजेपी की और कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी और कांग्रेस की 1-to-1 फाइट थी, जिसमें 2018 में कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस को बहुमत मिल गया था, कांग्रेस ने सरकार बना ली थी सहयोगी से मिलकर। अब बीजेपी मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार तोड़ चुकी ही है, और अब उसकी योजना है कि आम आदमी पार्टी की मदद से विपक्षी वोटों का बंटवारा इस तरह करे जैसे कि गुजरात चुनाव में हुआ। यानी गुजरात में बीजेपी की राह जिस तरह आसान की गई, वैसे ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की राह आसान की जाए। केजरीवाल ये इशारा समझ चुके हैं और वे अब बीच बीच में उचक उचक कर कहने लगे हैं कि हम तीनों राज्यों में आएंगे, हम बड़ी पार्टी हैं, वगैरह वगैरह। जब भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर पहुंची थी, उसके पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी नेताओं को एक चिट्ठी लिखी थी, जो 25 नेताओं को लिखी थी, 25 पार्टियों के नेताओं को, जिसमें से 12 पार्टी के नेता उसमें शामिल हुए थे। ममता बनर्जी को भी उन्होंने बुलाया था और अखिलेश यादव को भी बुलाया था, लेकिन ये दोनों नेता वहां नहीं पहुंचे श्रीनगर में। तब ये लग रहा था कि विपक्षी एकता होगी, लेकिन अब जिस तरह से ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया है, वे ये साबित करना चाहते हैं कि विपक्ष हम हैं, तीसरा मोर्चा हम हैं, और हम बीजेपी का विकल्प बनने के लिए तैयार है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के सामने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी होगी, कांग्रेस के सामने तृणमूल कांग्रेस भी शामिल होगी, और आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियां तो है ही। यानी विपक्षी वोटों का बंटवारा कैसे किया जा सके, यह रणनीति बीजेपी की तरफ से चल। कई राज्यों में विपक्षी पार्टियां जो कांग्रेस के साथ आने के बजाय बीजेपी के साथ जाने का रास्ता देख रही हैं, वे बीजेपी की राह आसान कर रही हैं। इसके अलावा बीजेपी के पास चुनाव आयोग तो है ही, बीजेपी के पास ईडी तो है ही, बीजेपी के पास सीबीआई तो है ही, और ये बार बार आरोप लग रहे हैं कि ईडी ने पिछली 8 सालों में जितनी छापामारी की, जितनी कार्रवाई की, उसमें 95% कार्रवाई उन्होंने उन लोगों पर की है जो बीजेपी के पक्ष में नहीं थे, बीजेपी के खिलाफ थे। इसके पहले जिन लोगों पर कार्रवाई की भी गई थी, वे जब उसके नेता बीजेपी में शामिल हुए तो उन्हें माफ कर दिया गया और क्लीन चिट दे दी गई, यानी वे नेता फिर स्वतंत्र हो गए। तो फिर साबित है कि राहुल गांधी सब पर भारी हैं। एक अकेले राहुल गांधी पूरी बीजेपी पर भारी हैं, एक अकेले राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर भारी हैं, एक अकेले राहुल गांधी आरएसएस पर भारी हैं, एक अकेले राहुल गांधी ईडी पर भारी हैं, एक अकेले राहुल गांधी सीबीआई पर भारी हैं, एक अकेले राहुल गांधी चुनाव आयोग के फैसलों पर भारी हैं। और राहुल गांधी ये सब तब भारी पड़ रहे हैं जब मीडिया पर बड़े पैमाने पर
सत्तारूढ़ पार्टी का कब्जा है। राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी मीडिया कंपनी, मीडिया संस्थान उनके बारे में कुछ लिखना या दिखाना पसंद नहीं करता। अगर राहुल गांधी के बारे में किसी भी चैनल पर या किसी भी बड़े अखबार में कोई खबर आई भी हो तो उसमें राहुल गांधी की गतिविधियों पर सवाल उठाने वाले मुद्दे ही रहे। राहुल गांधी का पक्ष रखने की कोशिश नहीं की गई। तो जाहिर है उन सबको डर लग रहा है कि अगर राहुल गांधी सत्ता में आए तो क्या होगा। और राहुल गांधी एक तरह से यहाँ अभी चुनाव में लगभग 1.25 साल 14 महीने हैं, उसके पहले ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि राहुल गांधी भारी पड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पड़ते नजर आ रहे हैं। अकेले राहुल गांधी सब पर भारी हैं ऐसा लगता है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल